हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के मैथ के त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस बार एग्जाम में आने तय हैं और ये ज़रूर आएंगे। इनको बस समझ लिया, छोटी सी बात समझ ली इसमें और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, एकदम गारंटी ले रहे हैं। 3 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पिछले 6 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे 1800 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आज के नए नहीं हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं इस प्रश्न में क्या है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने की पूरी संभावना है। ये नहीं आया तो इसके जैसा कोई साथी ज़रूर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, ठीक है, स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। बहुत आसान सवाल है। देखो भैया, एक छोटी सी बात होती है कि मैं हर बार जब क्वेश्चन बताता हूँ तो कहता हूँ इसकी डिटेल्स आपको लिखनी है। अच्छा, आपको डिटेल्स लिखनी नहीं आती, जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन ही पूरा उतार देना, क्वेश्चन ही पूरा उतार देना, उसके बाद जो सॉल्व करते हैं वो लिखना। ठीक है, अभी डिटेल्स मैं भी नहीं लिखूंगा, खाली चित्र आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगा। चित्र भी आपका अच्छे से बना होना चाहिए और कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। देखो भैया, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल किसको कहते हैं? ज़मीन को क्षैतिज तल कहा जाता है। ज़मीन को, जो नीचे वाला तल होता है, इस ज़मीन को क्षैतिज तल कहा जाता है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम O है। इस क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर, उसी तल पर खड़े क्या, कोई भी मीनार की बात है। अब आप कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है? सर हमको पता ही नहीं है। अरे नहीं पता था, जाने दो यार, मारो गोली उसको। खड़ा मतलब क्या? मीनार कैसे खड़ी होती है? ऐसे ही खड़ी होती है ना, तो ऐसे ही बना दो। ये क्या हो गई आपकी? मीनार हो गई। ये क्या हो गई? आपकी मीनार हो गई। ऊर्ध्वाधर खड़े मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। शीर्ष किसे कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को शीर्ष कहते हैं, नीचे वाले को तल कहा जाता है या फिर पाद कहा जाता है। शीर्ष का उन्नयन कोण, बहुत से बच्चे उन्नयन कोण में कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुमान कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी जब सर उठाना पड़े तो उन्नयन कोण, और जब सर झुकाना पड़े तो अनुमान कोण होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण कितना अंश कहा गया है? 30 अंश कहा गया है। 30 अंश ऐसे बन गया, ऐसे बन गया चित्र। क्या ये समझ में आया? क्या इसमें कहीं समस्या हो रही? इस प्रकार के चित्र को बनाने में कहीं समस्या हो रही है आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। अब आप कहेंगे इसमें नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले पूरी सवाल पढ़ेंगे, पूरा चित्र बनाएंगे, उसके बाद नामकरण करेंगे, इसका नाम रखेंगे। आइए देखते हैं। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, मीनार की धरोहर, आप कहाँ पर खड़े हैं? बिंदु O पर खड़े हैं, आप यहाँ पे थे। इस बिंदु से मीनार की ओर चलना है, यानी मीनार की ओर जाना है। कितनी दूर जाना है? 40 मीटर जाना है। ये देखिए 40 मीटर आप इधर चल चुके हैं। ठीक है, 40 मीटर चल चुके, इस बिंदु पर पहुँच गए हैं। चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जा रहा है। क्या समझ में आ रही बात? 60 अंश हो जा रहा है। यहाँ से उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है? नहीं पता है तो h मीटर मान लीजिए, और ये वाला हिस्सा भी आपको नहीं पता है, इसको आप x मीटर मान लीजिए। अब आ जाएगी इसमें नामकरण की बात। इसमें आप ए बी रख दीजिए। अब आप यहाँ पे O लिखे हैं तो चाहते यहाँ पे C रख दीजिए, या फिर यहाँ पे मैं तो C ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस हिस्से को हम x मान लेंगे। जो भी चीज़ें नहीं पता हूँ उनमें कुछ न कुछ मान लेना चाहिए। ऊंचाई h मान लिया जाए, नीचे वाले को x मीटर मान लिया गया। अब जो चीज़ें आपने मानी है कम से कम उसको तो लिख लीजिएगा। कह लीजिएगा कि यहाँ पे हमने माना क्या है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को आपने माना है। मीनार की ऊंचाई AB है, जो कि आपने h मीटर माना है, और आपने CB बराबर x माना है। ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं। बस खेला ख़त्म हो गया। बस अब डिटेल्स में ज़्यादा कुछ भरने की नहीं बात, क्योंकि आपने सवाल पूरी उतार ली है, क्वेश्चन पूरा उतार लिया, तो टेंशन मत लेना, बस आगे बढ़ जाना। अब यहाँ पे किस त्रिभुज से शुरू करें? कई बार बच्चों को टेंशन हो जाती है, आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि किस बड़े वाले त्रिभुज से शुरू करें कि छोटे वाले त्रिभुज से शुरू करें। ज़्यादा मत सोचो, कौन भी त्रिभुज से शुरू कर दोगे उत्तर तो मिलना ही मिलना है। तो शुरू करते हैं हम ये छोटे वाले त्रिभुज से, 60 अंश का कोण वाला। ठीक है, ये त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC
सी में। और क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, tan 60 अंश लिखेंगे। tan क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊंचाई और आधार, ऊंचाई और आधार या फिर लंब और आधार कहाँ पे आते हैं, tan में आते हैं। याद रखिएगा, जब भी ये ऊंचाई और दूरी की सवाल आएगी हर बार tan ही लगना है, हर बार 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 आपको tan ही लगना है। बहुत मुश्किल से एक आध क्वेश्चन में साइन या कॉट कॉस प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार हमारा tan ही लगता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे tan लिखने के बाद कितने अंश का कोण रखेंगे, थीटा नहीं रखेंगे, ये 60 अंश जो दिखाई दे रहा है ये वाला 60 अंश यहाँ पे रखेंगे। tan 60 बराबर लंब कौन है, लंब ये सामने वाला AB है, आपको यहाँ पे AB लिखना है। आधार नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का ही आधार है, जिसको हम CB कहेंगे। tan 60 का मान क्या होता है, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं बार बार भूल जाता था कि 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी, 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और 60 की वैल्यू √3 होती है। दोनों एक जैसे ही लिखते हैं, दोनों एक जैसे ही लिखते हैं, कब बटे है कब बटे नहीं है मैं भूल जाता था। तो आपको बता दें 30 अंश छोटी वैल्यू होती है, 30 अंश छोटा है 60 अंश बड़ा है, 30 अंश छोटा है 60 अंश बड़ा है। और इनमें भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर आपको ध्यान से समझें तो ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। ऐसा करके याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। अच्छा, आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बता दीजिए 2 और 1/2 में कौन बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 2 बड़ा होता है और 1/2 क्या होता है, छोटा होता है। आधा है मतलब छोटा है, ऐसे √3 बड़ा है और 1/√3 छोटा है। 60 अंश बड़ा है तो उसकी वैल्यू √3, 30 अंश छोटा है तो उसकी वैल्यू 1/√3। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो तो याद ही रहना चाहिए। तो tan 60 है, यहाँ पे √3 रखेंगे। AB का मान अपना h था और नीचे वाले भाई साहब x थे, इसका इधर गुणा करा देंगे तो h बराबर हो जाएगा x √3। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना ज़रूरी होगा, यानी x बराबर h/√3 करना होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। मेरे ख्याल से दिखाई ही नहीं दे रहा है, सॉरी, यहाँ से जो लिखा था अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि x बराबर h/√3 हो जाएगा। ऐसा मामला हो गया जिसको हम समीकरण नंबर 1 कहना चाहेंगे। ओके, अब क्या बात करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेंगे, यानी त्रिभुज ABO की बात कर लेंगे। तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ये हिस्सा यहाँ से अलग हो गया। अब देखेंगे त्रिभुज ABO की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABO में, और हम यहाँ पे लिखेंगे tan कितना अंश को कोण बनेगा, 30 अंश। यहाँ पे कितना है, 30 अंश, 60 अंश बीच में है लेकिन उसका प्रयोग हो चुका है, अब 30 अंश का प्रयोग करना है। लंब कौन हो गया, ये AB, और आधार कौन होगा, ध्यान देना, आधार ये नहीं होगा, पूरा आधार होगा, पूरा, ठीक है। OB अपना आधार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और अभी हमने बताया था tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो यहाँ पे 1/√3 हमने रख दिया बराबर। और ये कितना है, ये h है, और आधार कितना है, 40 + x है, कितना है, 40 + x है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 40 वाला, 40 और x जुड़ जाएगा, 40 + x हो जाएगा। 40x मत लिख देना, 40x गुणा होता है, जोड़ने पर 40 + x लिखना होगा। तिरछा गुणा कराएंगे तो 40, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 40 + x इधर आ गया, इसका इधर गुणा कर देंगे तो √3h हो जाएगा। और अब x की जगह पे ये जो वैल्यू मिली थी, x की जगह पे h/√3 जो मिला था वो वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 + यहाँ पे h/√3 रख दिया बराबर √3h लिख दिया, ठीक है। अब पक्षांतर कर देंगे, इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, 40 को यहीं पे रहने दीजिए बराबर यहाँ पे √3h - h/√3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 है ये, बराबर यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन हो गया, और यहाँ पे √3 - 1/√3 मिल गया। इनका हल करना होगा, सरलीकरण करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। h को ऐसे रहने दीजिए, इसके बटे 1, इन दोनों का गुणा क्या होता है, √3 होता है। इसका इधर गुणा करा दीजिए, इसका तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा होगा, √3 का गुणा 3 होता है, 1 का इधर गुणा कराएंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे जो 40 है 40 रहेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे h है, गुणते 2/√3 है, यहाँ पे 40 है, ये √3 ऊपर आएगा, h और ये जो 2 नीचे आएगा, h बराबर क्या हो जाएगा,
40√3/2। 1 मिनट थोड़ा देख ले, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस चीज़ को फिर से मिटा देते हैं। हाँ जी, 3 में से 1 घटाया था, 2 बचा था, 2/√3 लिखा था। √3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा। h बराबर हो जाएगा 40√3/2। 2 से काट देंगे, कितना मिल जाएगा? 20। यानी h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। हिंदी में लिख लेते हैं मीटर। अगर √3 का मान रखना चाहते हो तो 1.732 रख देना, काम हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे √3 का मान नहीं दिया है तो इतना ही रख देना, काफ़ी हो जाएगा। नीचे लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। ओके, हो गई बात ये ख़त्म। तो इतना कर देने से, बस इतना सा कर देने पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। था ना ये आसान? बिल्कुल, ये बहुत आसान है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा। सो दोस्तों, अब देखते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में? भूमि पर स्थित बिंदु x, देखकर बहुत ज़्यादा डरना मत, कोई कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ज़मीन बना दो, ज़मीन पर स्थित एक बिंदु बना दो x। स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ। एक मीनार है ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधी ऐसे खड़ी हुई, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, नीचे वाले को क्षैतिज कहते हैं। इसे क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष Q, शीर्ष कौन है? Q है। ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे Q है, नीचे वाला P है। ठीक, Q का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। यार 60 अंश लायक लग नहीं रहा है, ये अभी भी 45 जैसा लग रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे x बना देते हैं। चित्र भी थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, 60 अंश है। वैसे ये 45 ज़्यादा लग रहा है, 60 अंश है। चलो ठीक है, 60 अंश है, 60 अंश है। उन्नयन कोण यहाँ से 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित यानी x से 40 मीटर ऊंचाई पर, ये 40 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस पर स्थित बिंदु से बिंदु y से, यहाँ y से, ठीक है, इसको इतना मोटा मत करना, एक ही बार खींचना, से शीर्ष Q का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है कितना? 45 अंश। इसको मिला दो भैया, सीधी लाइन मिला दो, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 45 अंश कोण, 45 अंश का कोण है। मीनार PQ की ऊंचाई, यानी ये जो PQ है इसके मान ज्ञात करना है। दूरी PX, ये जो PX है वो ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए भैया, ये जो 40 है तो यहाँ पे भी 40 होगा, 40 मीटर। ठीक है, ये जो PX है इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ऊपर वाला भी x मीटर हो जाएगा। यहाँ वाला जो हिस्सा नहीं पता है उसको मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो बिंदु नहीं है उसको मान लेते हैं, ये सब कुछ तो हो गया है यार, कौन सा मान लो, यहाँ पे मान लो z हो गया, भर दिया ऐसे। ठीक है, भरने में और कुछ नहीं, बस ऐसे भर दिया। ठीक, समझ में आया ना? टेंशन नहीं लेना क्वेश्चन बनाने के, वैसे चित्र बनाने की कोशिश करना। जितना अच्छा चित्र बनाओगे उतना अच्छा आपको अच्छे से रिजल्ट, मतलब नंबर मिलेगा, क्योंकि इस चित्र पर भी 1 नंबर फिक्स रहता है। अगर चित्र गंदा बनाया तो 1 नंबर क्या, सवाल ही में 2-3 नंबर कट जाएगा। अब हल कर दोगे तो 6 नंबर 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करना है। सबसे पहले बात तो डिटेल्स लिखना आता है तो लिख देना, नहीं आता है तो क्वेश्चन छाप देना। ठीक, छापने के बाद यहाँ पे जो खास चीज़ें हुई हैं, ये 40 था तो ये भी 40 किया, उसको भी लिख देना। ठीक, तो यहाँ पे x y बराबर p z कर देना और कह देना कि 40 मीटर है। ठीक, यहाँ पे ये जो माना है, माना जो है px जो हमने माना है वो हमने x मीटर माना है। ठीक है, और जो px है वो yz के बराबर है, तो यहीं पे yz भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो yz इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखा गया है। यहाँ पे qz जो है h मीटर माना है तो ये भी लिख लो, qz बराबर हमने h मीटर माना है। सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब किस त्रिभुज से शुरुआत करें? कोई भी त्रिभुज उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा उठाना है? यहाँ से ध्यान से देखो, 45 अंश का कोण है यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में, यही त्रिभुज उठा लेते हैं। त्रिभुज का नाम लिख देते हैं QYZ में। त्रिभुज QYZ में लिखेंगे tan
क्यों tan लिखेंगे? क्योंकि tan ही चलेगा, लंब और आधार चलना है। tan 45 अंश लिखेंगे, लंब कौन है? QZ, QZ ही लंब है और आधार कौन है? YZ, ऐसे YZ लिख देना। अरे ये वाला Y मत लिखना, यही वाला Y लिखना जो Y यहाँ पे दिखाई दे रहा है। tan 45 का मान 1 होता है, याद कर लो, 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या है? H है। नीचे वाले की वैल्यू क्या है? X है। इसका इधर गुणा कराओगे तो X बराबर H हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना देना। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है, बन गया, हो गया। अब चलते हैं कौन से त्रिभुज में? ये वाला, इस त्रिभुज में आ जाओ भैया, जहाँ पे 60 अंश का कोण बना हुआ है। त्रिभुज का नाम क्या लिख दें? XPQ लिख दो भैया। XPQ में लिख दो tan 60 अंश। क्या लिख दो? tan 60 अंश। लंब कितना है? लंब पूरा होगा, याद रखना ये पूरा लंब है। QP और आधार कौन है? XP। tan 60 का मान क्या बताया था? √3 बताया था। ये कितना है? QP कितना है? H+40 है। कितना है? H+40 है। और XP कौन है? X है। इसका इधर गुणा करा दो, ठीक, ध्यान से देखो, इसका इधर गुणा करा देंगे तो √3x दिखाई देगा बराबर H+40 दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे? हम निकाल लेते हैं, क्यों ना, x बराबर h है तो किसी भी की वैल्यू निकाल ले यार। हम x की वैल्यू ही पहले निकाल लेते हैं। तो √3x है बराबर, यहाँ पे x, h की जगह x लिख देते हैं, +40 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना क्योंकि x बराबर h है, ऐसा लिख देना, ठीक। तो x को इधर भेज दो, √3x माइनस x बराबर 40 हो जाएगा। x कॉमन ले लोगे तो √3 - 1 हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 40 बटे √3 - 1 हो जाएगा इधर, ऐसा। अब हर का परमेयकरण करना कंपलसरी है, बेहद ज़रूरी है, बिना किए उत्तर नहीं मिलने वाला। तो √3 - 1 है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना, √3 + 1 से गुणा करा दो, √3 + 1 से इधर गुणा हो गया। नीचे वाले वो वर्गांतर का सूत्र वही सिंपल सा लिख जाएगा, √3² - 1² √3² - 1² हो जाएगा। ऊपर 40 है और यहाँ पे √3 + 1 जो है पड़ा रहने देंगे। नीचे हो जाएगा 3 - 1, ऊपर है 40 और कोष्टक में है √3 + 1, नीचे मिल जाएगा 2, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बड़ी बात तो ये है, दिखाई दे रहा है। ये 40 और यहाँ पे √3 + 1, 2 से काट दो, 20 हो जाएगा। अब कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 20 कोष्टक में √3 - 1। अब हमसे क्या पूछा था? px x मीटर के बराबर है। ये जो x मीटर है वही अपना px की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, px की वैल्यू आ जाने से खुश नहीं होना है, अभी हमको ये भी निकालना है। ये निकाल लेंगे तो इकट्ठे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले तो ये h की वैल्यू निकालनी है। h और x बराबर थे, ठीक है भैया। तो h बराबर भी हो जाएगा 20 √3 - 1, ये भी हो जाएगा। क्यों? चूँकि अपना x बराबर था h के, दिखाई नहीं दे रहा होगा तब वहाँ पे हमने लिखा है चूँकि x बराबर h, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि मीनार PQ की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे मीनार PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ बराबर क्या हो जाएगा देख के बताओ भैया, दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। PQ बराबर क्या दिखाई दे रहा है? H+40 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? H+40। तो H की जगह पे हम लिख देंगे 20 √3 - 1 और +40। ये माइनस कब से हो गया यार? अपने पास तो प्लस था ना, वही तो अभी दिक्कत हो जाती। अपने पास तो प्लस था, नीचे माइनस था तो प्लस से गुणा कराया था। गलती हो जाती है कभी कभी, ऐसे गलत लिखा जाता है और स्याही बह रही है। 20 से अंदर गुणा कराओगे तो 20 √3 दिखाई देगा, 20 से कम 20 दिखाई देगा, +40 दिखाई दे रहा है। 40 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा और प्लस 20 √3 दिखाई दे रहा है। 20 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 20 यहीं 60 होता है तो 3 मिल जाएगा, प्लस √3 मिल जाएगा और यहाँ पे मीटर लिख देना भैया, ठीक है, मीटर। ये PQ बराबर हो जाएगा और दूरी PX, ठीक है, जो दूरी
पी एक्स है, पी एक्स कैपिटल वाला एक्स, तो वो यही रहेगा, कितना रहेगा 20 कोष्टक में √3 + 1 मीटर, ऐसा लिख देना, आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो बताना भैया, क्योंकि प्रश्न बेहद आसान रहते हैं। बस चित्र बनाना है, थोड़ी सी डिटेल लिखने की कोशिश करना है और ध्यान से देखना है कि किस त्रिभुज में कोण बन रहा है और उसी त्रिभुज से स्टार्ट करना है। ज़्यादातर tan ही लगेगा, आमतौर पर tan ही लगेगा, हमेशा tan ही लगता है। तो tan की तीनों वैल्यू याद कर लेना, वही तीनों वैल्यू 0 और 90 नहीं लगता है, यहाँ पे कभी यूज़ ही नहीं होता है। 30 अंश का 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 पर √3 होता है। यही तीन याद कर लो कि ऊंचाई और दूरी खत्म हो चुकी है, कुछ है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा चित्र बनाना सीख जाओ, प्रश्न बिल्कुल खत्म। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस क्वेश्चन के जो हल चाहिए वो कमेंट करके बता देना, मतलब ये सब ज़रूरी है। तो फिर मतलब बस इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।